कश्मीर का जिक्र हमारे सामने आते ही तरह तरह के मत विमत तर्क वितर्क भी सामने आते हैं। खासकर अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 370 के आर्टिकल 370 की, तो आज़ादी के बाद से लेकर के और इसके खत्म होने तक इस पर तमाम तरह की चर्चाएं लगातार जारी रही हैं और होती रही हैं। अभी भी गाहे बगाहे इस पर चर्चा होती ही रहती है। नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं दी प्रिंट के साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो 370 पर ही बेस्ड है और उसे लिखा है जितेंद्र दीक्षित जी ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और उनकी किताब का नाम है कि कश्मीर 370 के साथ और 370 के बाद। ये किताब है जिसे हम आपको दिखा देते हैं। इसमें 370 के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इस किताब की एक खासियत ये भी है कि ये पूरी की पूरी एक रिपोर्टाज के फॉर्म में लिखी गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट हैंड अकाउंट है। आपने जिन भी घटनाओं का, जिन भी चीज़ों का जिक्र किया है वो अपनी आंखों से देखा हुआ है, या कहें कि खुद जिया हुआ है। दूसरी इस किताब की खासियत ये है कि ये एक ऐसे समय में लिखी गई है जब जितेंद्र जी खुद कोविड से ग्रस्त थे और कहें कि हॉस्पिटल में इसको कंप्लीट करने की प्रक्रिया जो है पूरी हुई। तो जितेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर, पहले भी हम बात कर चुके हैं और दोबारा फिर आपसे बात करेंगे। तो अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं कि आप कैसा बदलाव देखते हैं 370 खत्म होने के पहले और 370 खत्म होने के बाद। क्या कोई बदलाव आया है, और आया है तो कैसा बदलाव आया? सबसे पहले तो धन्यवाद शिव जी, फिर से एक बार मुझे मौका देने के लिए अपनी किताब पर आपसे चर्चा करने की खातिर। और जहां तक आपने जो सवाल किया कि किस तरह का बदलाव आया है, तो अगर मैं कश्मीर घाटी की बात करूं तो आपको फिजिकली जो है वहां पर एज सच कोई सीधा बदलाव नजर नहीं आएगा। अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं कश्मीर, तो आप अगस्त 2019 के पहले जब कश्मीर को जाकर देखते थे और आज जब आप एक पर्यटक के तौर पर जाते हैं, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आज भी डल झील आपको वैसे ही गुलजार नजर आएगा, जो तमाम पर्यटन के स्थल हैं वो भी आपको वैसे ही नजर आएंगे। शंकराचार्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी, जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह पॉपुलर हैं वहां पर भी आपको भीड़ पहले की जैसी नजर आएगी। तो एक टूरिस्ट के नजरिए से अगर आप जाते हैं कश्मीर में, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप किसी शोधकर्ता के तौर पर जाते हैं, पत्रकार के तौर पर जाते हैं, किसी जिज्ञासु व्यक्ति के तौर पर वहां पर जाते हैं, तो आपको अंडरकरेंट्स वहां पर जरूर दिखाई देंगे। आपको फर्क लोगों से बातचीत में, उनके व्यवहार में आपको आभास होगा कि हाँ, बदलाव जरूर है। बदलाव किस तरह का है? तो बदलाव थोड़ा सा लोगों की सोच का है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कश्मीर के बारे में कुछ भी आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते हैं। सही गलत, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट रॉन्ग, कश्मीर को जो है दिस और दैट में नहीं आप डिफाइन कर सकते हैं। कश्मीर को आप दिस एंड दैट में ही आप देख पाएंगे। अगर आपको ईमानदारी से कश्मीर को जज करना है, तो ऐसे में आपको और को रिप्लेस करके एंड, कश्मीर इज दिस ऑल्सो एंड कश्मीर इज दैट ऑल्सो। तो कश्मीर के बारे में कुछ भी जो है जनरलाइज करना सही नहीं होगा। अब आपने बदलाव की बात की, तो एक बदलाव मैं वहां पर यह देखता हूं कि कश्मीरी लोगों में, खास करके जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, आमतौर पर ज्यादातर कश्मीरी मुसलमान जो है 370 के बाद या 370 हटाए जाने का जो फैसला लिया गया, उसको एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं। और अंदर खाने आपस में ये तमाम लोग यही बात करते हैं कि अब इसका हटना जो है मुश्किल है। और 370 को ये लोग अपनी एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर देखते थे। 370 के रहने से महसूस होता था कि हम जो है विशेष हैं और हमें विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और हमारी जो कश्मीरियत है या हमारी जो अलग आइडेंटिटी है, उसको अनुच्छेद 370 प्रोटेक्ट करता था। लेकिन सर, अगर इसको दूसरे ढंग से कहा जाए, तो जो कश्मीरी अपने को भारत का अभिन्न नागरिक समझते हैं और अभिन्न समझते हैं भारत का, उनके लिए धारा 370 स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि नहीं, आप हमसे अलग हो। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि धारा 370 रहे।
इसको ऐसे भी तो बिल्कुल, कश्मीरियों में एक वर्ग ऐसा भी है, और खास करके कश्मीरवादी में ऐसे वे लोग जो खास करके जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल जो है 370 को नहीं चाहते थे। मैं यहाँ पर भी मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन मोटे तौर पर जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो वहां के लोगों से मैंने बात की, जो वहां पर मैं घूमा फिरा, तो मुझे ये लगता है कि वहां के लोग भी जो है 370 के पक्ष में नहीं थे, और 370 को एक ऐसा कानून मानते थे जो उन्हें पूरी तरह से भारतवासी होने में रोकता था। और ऐसे में इसके अलावा ना केवल एक आइडेंटिटी का सवाल था, बल्कि चूंकि 370 से एक विशेष स्टेटस प्राप्त हो रहा था कश्मीर के लोगों को, तो ऐसे में उस स्टेटस के चलते कई सारी ऐसे कानून थे, कई सारी ऐसे प्रावधान थे भारतीय संविधान के, बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस एक्ट्स थे जो कि उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि वहां पर सब कुछ जो फ्लो होता था, जो सारा अधिकार या सारे प्रशासन जो कुछ भी चलता था, उसका सोर्स, उसका स्रोत जो है अनुच्छेद 370 होता था। तो ऐसे में ये लोग ये मानते थे कि 370 रहने की वजह से हम बहुत सारे ऐसे सुविधाओं से वंचित रह गए जो कि भारत के बाकी नागरिकों को मिलती थी, लेकिन हमें नहीं मिल पा रही थी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि कश्मीरियों के बीच में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, और खास करके उस वर्ग की मैं बात कर रहा हूं जो कि सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, जो कि ये मानते हैं कि 370 को हटाया जाना ही चाहिए था, और ऐसा फैसला करके भारत सरकार ने बिल्कुल सही किया। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां जाते हैं, देखते हैं, तो कोई परिवर्तन हमें नजर नहीं आता है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 370 के पहले भी स्थितियां सेम थी, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर के या बिजनेस को लेकर के, ठीक है, मार्केटिंग को लेकर के, अभी भी सेम कंडीशन है 370 हटाए जाने के बाद भी? तो फिर कहाँ परिवर्तन हुआ? 370 हटाने की फिर क्या फायदा हुआ या क्या जरूरत थी? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? जी जी बिल्कुल मैं समझ गया। देखिए 370 बेसिकली बाय एंड लार्ज जो है कश्मीर में एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखा गया है। कुछ लोग हैं जो कश्मीरी आइडेंटिटी के साथ में उसको जोड़कर देखते हैं, लेकिन 370 जो है एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए। बीजेपी जब से एक राजनीतिक पार्टी बनी है, एक या दो बार को छोड़कर लगातार जितने भी बीजेपी के मैनिफेस्टो हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें सभी में ये कहा गया है कि हमारी सरकार जो है जब सत्ता में आएगी तब हम अनुच्छेद 370 को हटा देंगे। हर बार जो है ये एक पॉलिटिकल प्लान हमेशा से बीजेपी का रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो कश्मीर की पार्टियां हैं, वो लगातार उनका प्लान ये रहा है कि हम ऐसी किसी भी कदम को जो है होने नहीं देंगे, हम ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। तो बाय एंड लार्ज अगर मैं आम लोगों के अलावा अगर मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करूं, तो 370 आम लोगों पर जमीनी असर डालने से ज्यादा जो वहां की पॉलिटिक्स है उस पर उसने असर डाला है, और 370 को बाय एंड लार्ज जो है एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पर देखा गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ज्यादा था कहीं ना कहीं? बिल्कुल 370 पे राजनीति है। आप देखिए मैंने अपनी किताब में बड़े ही विस्तार से इसके बारे में लिखा है कि किस तरह से बीजेपी की राजनीति जो है वो कश्मीर को लेकर 370 के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। शायद एक या दो लोकसभा के चुनाव होंगे जहां पर कि बीजेपी ने 370 का अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया। नहीं तो बीजेपी जब से एक राजनीतिक दल के तौर पर उभरी है तब से लगातार हमने देखा है कि हर मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र होता है। शायद 2014 में जब कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो आखिरी विधानसभा का चुनाव था, उसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस एक में शायद इतने पुरजोर तरीके से बीजेपी ने उन चुनाव के दौरान 370 हटाने की बात नहीं की थी। लेकिन आप बाकी तमाम जो है बीजेपी के कैंपेन्स देख लीजिए, तमाम उनके आंदोलन देख लीजिए, और जब भी कश्मीर की बात होती थी तो अनुच्छेद 370 की बात होती थी कि अनुच्छेद 370 जो है उसको हटाया जाएगा, क्योंकि ये कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत से जोड़ने से ये कानून रोकता है। 370 हटने के बाद डायरेक्ट प्रश्न मैं कर रहा हूँ, आतंकी घटनाओं में कमी आई है या नहीं आई है? आपको क्या लगता है? देखिए अभी ऑफ हैंड मेरे पास पूरे फिगर्स नहीं है, लेकिन आतंकी घटनाओं में कमी तो नहीं आई है।
हाँ, पत्थरबाजी लगभग खत्म हो गई है। 370 के पहले हम देखते थे अगस्त 2019 के पहले बड़े पैमाने पर पथराव होता था, और वो पथराव जो है वो गली मोहल्लों के लड़के जो है वो उसमें शामिल हो जाते थे, कुछ संगठित ग्रुप भी थे, उनका भी एक अलग पूरी कहानी है। ऐसे लोग पथराव करते थे, और जब अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके बाद भी कुछ वक्त तक पथराव की घटनाएं कई दिनों तक होती रही। लेकिन जहां तक आतंकी घटनाओं का सवाल है, तो अभी भी आतंकी घटनाएं होती हैं। आप किसी भी हफ्ते का जो है अखबार उठाकर देख लीजिए, आप टीवी चैनलों पर देख लीजिए, अभी भी आतंकी घटनाएं होती हैं। अब जो ज्यादातर टारगेट्स हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं वो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं। खास करके इसी साल में कम से कम 5 से 6 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते रहे, जो पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी बड़े पैमाने पर हमले होते हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हुई है 370 हटाए जाने के बाद, कि जो सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन होता था, वो जो गोलीबारी की घटनाएं होती थी दोनों देशों के बीच में, वो कम हो गई। तो ऐसे में जो घुसपैठ बड़े पैमाने पर पहले हुआ करती थी पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ से, अब उसमें जरूर कमी आई है। लेकिन अब घुसपैठ के बजाय अब जो पाकिस्तान बेस्ड जो वहां के टेरर ग्रुप्स हैं, उनका मोटिव ये रहता है कि यहाँ पर होम ग्रोन टेररिस्ट ही पैदा किए जाएं, और उनको वहां से हथियार और रिसोर्सेस मुहैया कराए जाएं। तो इस तरह की टेक्निक जो है अब उनकी तरफ से अपनाई जा रही है। लेकिन अगर मैं वारदातों की बात करूं, तो वारदातें अब भी हो रही हैं, और वारदातों में कोई बड़ा फर्क नहीं आया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि पहले जो राज्य सरकार थी वो शायद उस तरह की सक्षमता नहीं दिखा पा रही थी कि इस चीजों को कंट्रोल कर पाए। अभी सीधा केंद्र के नियंत्रण में है तो चीजें ज्यादा कंट्रोल्ड हैं, इसलिए सीमा पर उस तरह की घटनाएं नहीं घटित हो रही। देखिए 2021 में जहां तक सीमा की बात है, तो दोनों ही देशों के, पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के बीच में एक समझौता हुआ कि सीज फायर को लेकर इसके पहले जितने भी समझौते हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में, जितने भी अनुबंध हो चुके हैं, तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि पिछले साल से लेकर के अब तक, पिछले मेरे ख्याल से पौने 2 साल से सीमा पर कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है वहां पर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शांति है। और जो हमारी एजेंसीज, जो भारतीय एजेंसीज का ये मानना है कि जब भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता है, वहां से गोलीबारी होती है, तो उसका एकमात्र मकसद ये होता है कि वहां से आतंकियों को घुसपैठ कराया जाए। वहां पर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लॉन्च पैड्स वगैरह बनाए गए हैं एलओसी के पास में, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में, वहां से फायरिंग करके उनको कवर दिया जाए, और ऐसे में वहां से आतंकी घुसपैठ करते हैं। तो उनमें बिल्कुल कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद अभी नए बहुत सारे जो है आतंकी संगठन कश्मीर वादी में ही पैदा हो गए हैं। जैसे टीआरएफ नाम का, द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का एक संगठन पैदा हुआ है, और ज्यादातर जो वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है हाल फिलहाल में, वो उन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये बात सही है। लेकिन हाँ, जहां तक मैकेनिज्म की बात है कि पहले राज्य सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो काउंटर टेररिज्म था, जो इंसर्जेंसी से डील करने का काम था, वो तमाम एजेंसियां, हमारी केंद्रीय एजेंसियां करती थी। हमारे अर्धसैनिक बल वहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद थे, हमारी सेना वहां पर थी। तो ये बात सही है कि अगर अब चूंकि सब कुछ सीधे केंद्र के नियंत्रण में है, तो ऑन ग्राउंड, क्योंकि इसमें सिर्फ सीमा की बात ही नहीं होती है, जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी जो आतंकी वारदातें होती हैं, उन पर भी नियंत्रण का सवाल है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये प्रभावी साबित होगा। सर, आपने कहा कि ये जो पत्थरबाज हैं, ये जो पत्थर फेंकते हैं, पहले सशस्त्र बलों पर तो पहले भी फेंकते थे, अब कश्मीरी पंडित इनके नए नहीं, मैंने पत्थरबाज कश्मीरी पंडितों पर निशाना बना रहे, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा कि जो आतंकी हैं वो कश्मीरी पंडितों को अभी निशाना बना रहे हैं। अच्छा सर, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो उनके काडर्स हैं, या कि पाकिस्तान की साजिश है, या कि आप मानते हैं कि वहाँ के कुछ दिग्भ्रमित युवा हैं जो शायद भटक गए हैं, जिनको
सही रास्ते पे लाया जा सकता है? कौन है ये? देखिए, ये जो पत्थरबाज हैं, ये कई प्रकार के पत्थरबाज हैं। इनमें आप किसी कोई एक परिभाषा इनके लिए नहीं है। इसमें 2-3 तरीके से लोग पत्थरबाज बनते हैं। एक पत्थरबाज वो है जो हमारी एजेंसीज कहती हैं कि लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या इंडियन स्टेट के खिलाफ जो है अपना प्रोटेस्ट पत्थर चलाकर करते हैं। मतलब वहां पर जो पुलिसकर्मी है या जो अर्धसैनिक बल है या जो सैनिक है, वो उनकी नजर में प्रतिनिधित्व करता है भारतीय स्टेट का, भारत सरकार का। तो ये लोग उस पर हमला करते हैं और ये एक भावनात्मक रूप से जो कहा जाता है कि ये ब्रेन वॉश्ड होते हैं इस तरह की हिंसा करने के लिए। तो एक पत्थरबाजों की कैटेगरी वो है जो एक वक्त में बड़े पैमाने पर थी, और इसके लिए पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा भी होता था। जो पाकिस्तान से व्हाट्सएप के ग्रुप चलते थे या इंटरनेट की साइट चलती थी, उनका इस्तेमाल किया जाता था इनको ब्रेन वॉश करने के लिए। कौन ब्रेन वॉश करता था इनका? जो आतंकी ग्रुप्स हैं, जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, या जो सो कॉल्ड कश्मीर को वहां से आजाद कराने के लिए जो लोग मुहिम चला रहे थे, ऐसे ग्रुप्स होते थे जो कि इनको ब्रेन वॉश करते थे या इन पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करते थे, इनको जो है पत्थर उठाने के लिए उकसाते थे, ये हम कह सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी थी पत्थरबाजों की। दूसरी पत्थरबाजों की एक कैटेगरी है जो पैसा लेकर पत्थरबाजी करती है। उनको विचारधारा से या कश्मीर उनके मुताबिक आजाद हो या भारत के साथ रहे, उससे कोई मतलब नहीं था। कुछ लोग होते थे जो युवाओं को जमा करते हैं, उनको पैसा देते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी युवक हैं जो कि नशे के आदी हैं, नशेड़ी हैं, तो वो अपने नशे की लत पूरा करने के लिए उनको पैसा मिलता था तो लोग उठा के पत्थर चलाते थे। तो एक ग्रुप ऐसा भी है पत्थरबाजों का। फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि और भी एक ग्रुप है जो पत्थरबाजी करता है। ये पत्थरबाज ऐसे होते हैं कि जो पीयर प्रेशर में आकर कि जिनका सीधे तौर पर कर रहा है तो हम भी करें। हाँ, तो उस तरह से होता था जो पीयर प्रेशर। और एक इंपॉर्टेंट कि बहुत बार पथराव की घटनाएं जो है वो अफवाह के चलते भी होती हैं। जैसे कि मैंने इस किताब में एक पुलिस अधिकारी का जिक्र किया है जो मुंबई से भागा हुआ एक हत्यारा था, उसको पकड़ने के लिए वो कश्मीर गया था और कई दिनों तक वहां पर रहा था। जब वो आरोपी को पकड़कर लौट रहा था तो रास्ते में जो है उसने देखा कि आगे पत्थरबाजी की घटना हो रही है, बहुत ज्यादा पथराव हो रहा है। तो जब पता किया कि ये पथराव क्यों हो रहा है तो ये जानकारी सामने आई कि उस इलाके में एक अफवाह उड़ गई थी कि कुछ लोग जो है, कुछ पुलिसकर्मी लड़कियों की चोटी काट रहे हैं। हाँ। और इसके लिए इसका विरोध करने के लिए फिर वहां पे उन्होंने पथराव कर दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि वहां पर ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। तो कई बार अफवाहों के चलते भी जो है ये पत्थरबाजी हो रही थी। तो ऐसे 2-3 कैटेगरीज हैं पत्थरबाजी की, 2-3 मोटिव्स हैं जिसकी वजह से लोग वहां पर पत्थरबाजी से जुड़ते थे। सर, उस घटना का जिक्र कीजिए जब आप उरी से लौट रहे थे और किस तरह आपकी गाड़ी पर पथराव हुआ था। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। मुझे तो पढ़ते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, आपकी किताब को पढ़ के मुझे कुछ ऐसी चीजें, मतलब मैंने अनुभव किया कि शायद वो खबरें पढ़ के मैं अनुभव नहीं, मतलब लगता नहीं था कि ऐसी इस तरह की हालत होगी। आपकी किताब पढ़ के मुझे उस घटना के बारे में आप बताइए कि कैसे आपकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जो प्रेग्नेंट लेडी थे उसको कैसे वापस जाना पड़ा, बताइए सर। देखिए शिव जी, क्या हुआ कि जब ये मैं कश्मीर में था, अगस्त के दूसरे हफ्ते में जब ये अनुच्छेद 370 हटाया गया था और मैं उरी से स्टोरी कवर करके मैं लौट रहा था। हमारे जो ड्राइवर थे वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि श्रीनगर लौटना है तो जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, क्योंकि पथराव हो सकता है। लेकिन हम शूट में इतना मशगूल हो गए कि उनकी बात को हमने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और हमने बहुत बड़ी गलती की। जब हम लौटने लगे तो संग्रामा नाम की जगह आती है कश्मीर से कुछ किलोमीटर पहले, वहां लौटते लौटते अंधेरा हो गया था। तो शाम के कितने बजे की बात होगी? ये शाम के करीब 7-7:30 बजे के आसपास। ठीक है। तो मैं संग्रामा के पास में पहुंचा और अचानक मैं देखता हूं कि मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हूं और एक पत्थर आता है और सीधे जो है सामने की स्क्रीन पर, विंड स्क्रीन पर जाकर लगता है। और अचानक फिर से पत्थर की आवाज आती है। जो पत्थर मेरे पीछे सीट पर मेरा कैमरामैन सचिन शिंदे बैठा होता है, उसके बगल की खिड़की पर जाकर लगता है।
तो ड्राइवर बड़ा घबरा जाता है, उस बोलता है देखिए सर मैंने बोला था आपको कि जो है ना अंधेरा होते ही पथराव जो है ना करने वाले लोग आ जाते हैं, पत्थरबाज आ जाते हैं। मैंने कहा आप जल्दी निकलो, गलती तो हो गई है, अब पहुंचना है। आगे गए तो देखा कि एक पुल है, पुल के पहले पूरा ट्रैफिक जैम है, हमारी गाड़ी भी उस जाम में जाके रुक गई। और पुल पर हम देख रहे हैं कि पुल के उस तरफ से बहुत सारे टायर वगैरह जला के रखे हैं और वहां पर बहुत सारे पत्थरबाज खड़े हैं जो पत्थर वत्थर फेंक रहे थे। अभी एक मारुति 800 शायद वो कार थी, जिसमें कि मैंने देखा कि वो भी हमारे बगल में ही आकर उनकी जो ट्रैफिक में फंस गई थी। एक महिला थी, वो बुरी तरह से करा रही थी और उसको इमरजेंसी में उसको डिलीवरी के लिए ले जाना था। प्रेग्नेंट महिला थी वो, और उसकी बहुत दर्दनाक चीख थी। मुझे पता नहीं कि आगे उसका क्या हुआ जो है, और उसको भी जाना तो उसके साथ में उसके घर वाले थे जो उसको कुछ ढांढस बना रहे थे वहां पर, और बहुत दया आई वो देखकर। लेकिन गाड़ी आगे मूव ही नहीं हो रही थी। अब बात करें भी तो किससे करें, मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो है गाड़ी से बाहर भी निकला जाए। और हम लोग तो इसलिए भी डर रहे थे क्योंकि हम लोग नॉन कश्मीरी थे, हम लोग को लगा कि भाई शायद कश्मीरी समझ के छोड़ दें। लेकिन इन पत्थरबाजों से सारे लोग एक जैसे ही परेशान थे, चाहे कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी हो। बाकी अगल बगल, जी अगल बगल के ज्यादातर गाड़ी वाले सब मैं देख रहा था, उसमें सवार भी कश्मीरी थे, ड्राइवर भी कश्मीरी थे, ये जो फैमिली थी, ये प्रेग्नेंट महिला वो भी कश्मीरी थी। इतने में क्या हुआ कि पत्थरबाजों की तरफ से 2-3 लोग मोटरसाइकिल पर आए, हाथ में डंडे वगैरह लेकर, और जो गाड़ियां इस तरफ हमारी तरफ पुल की इस तरफ फंसी हुई थी उनको मारने लग गया, उनका विंडस्क्रीन वगैरह तोड़ने लग गया और उन पर अटैक करने लग गए। तो फिर ऐसे में अफरा तफरी मच गई और जिसको जहां रास्ता दिखा वो वहां भागा। तो मैंने भी अपनी गाड़ी वहां से यू टर्न ली और बहुत देर तक आगे की तरफ चलते रहा, और फिर आगे अंधेरा देखकर थोड़ा गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा और खेत की तरफ जाके हम लोग अंधेरे में छुप के लाइट वाइट बंद कर दी कि गाड़ी हमारी नजर नहीं आएगी। फिर हम लोग कई घंटों तक जो है वहीं पर रुका रहे, और फिर जब वहां से आर्मी का कॉन्वॉय निकला तो उसके पीछे फिर हमने गाड़ी लगा दी कि इनको तो रास्ता मिलते जाएगा, अगर पत्थरबाजी रोकेंगे भी तो लोग मार के भगा देंगे टाइप से। तो हम गए, लेकिन इसमें भी खतरा था क्योंकि उसी साल फरवरी में आपको मालूम है पुलवामा कांड हुआ था, जिसमें कि प्राइवेट गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी थी सीआरपीएफ को, बस को, उसमें विस्फोट हो गया था। तो ऐसे में ये भी खतरा था कि हम इनकी गाड़ी के अगर पीछे जा रहे हैं तो कोई इनको शक ना हो कि हम भी भाई आतंकी हैं या कोई जो है फिदायीन है और जाके इनकी गाड़ी को टकरा देंगे तो कहीं हम पे गोली ना चल जाए। तो हम पीछा भी कर रहे थे लेकिन डर भी रहे थे और एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे थे। तो जैसे तैसे फिर हम उस पुल के पास से गुजरे, तब तक पत्थरबाज वगैरह सब जा चुके थे, लेकिन हमने देखा कि पुल के दोनों तरफ जो है टूटी हुई गाड़ियां और कांच के टुकड़े बड़े पैमाने पर कई कई दूर तक जो पड़े हुए थे, जो उन्होंने तबाही उस जगह पे मचाई थी, वो सब कुछ नजर आ रहा था। फिर हम लोग देर रात तक वहां अपने होटल में श्रीनगर पहुंचे थे। अच्छा, तो ये बहुत ही भयावह मंजर था। इस तरह अगर इस घटना में अपने को कल्पना भी की जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। एक उस घटना का भी जिक्र कीजिए सर, जब आप 15 अगस्त के दौरान जब कुछ बीजेपी के लोग झंडा फहराना चाह रहे थे, जो वो हरियाणा से शायद गए थे, और किस तरीके से उनको पुलिस ने बीच में पकड़ लिया और वो लाल चौक तक नहीं जा पाए थे, उस घटना का जिक्र कीजिए। हाँ देखिए क्या हुआ था कि 15 अगस्त मुझे लगता है कि तिरंगा फहरा न पाना भारत के किसी भी भू क्षेत्र पर ये बड़ी बात। हाँ देखिए उस दिन कई लोग इस उम्मीद में आए थे, जो हरियाणा के लोग थे, कि अब तो जो है अनुच्छेद 370 हट गया है तो हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और खास करके लाल चौक के पास से तिरंगा यात्रा वो स्टेडियम की तरफ जाना चाहते थे, जहां पर कि ध्वजारोहण कार्यक्रम होना था। तो ये कुछ 10-15 लोग आए हुए थे और ये एक जगह पर छुपकर खड़े थे। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल था, सिर्फ मीडिया की गाड़ियां ही घूम रही थी और हमको भी जगह जगह पर रुकाया जा रहा था। ऐसे में ये लोग एक जगह पर हमको दिख गए, तो मैंने उतर के पूछा कि भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले कि हम तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं और अब तो अनुच्छेद 370 हट गया है, अब तो कश्मीर पूरी तरह से भारत का है, तो हम यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे, तिरंगा लेकर हम वहां तक जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है हम इसको कवर करते हैं। तो मुझे वैसे ही मैं एलिमेंट्स ढूंढ रहा था कि 15 अगस्त के दिन श्रीनगर में क्या कुछ हो रहा है, मैं पूरे श्रीनगर भर में घूम रहा था। तो जैसे ही उन्होंने झंडा निकाला
और कुछ देर ही आगे बढ़े होंगे, 15-20 कदम आगे बढ़े होंगे कि वैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी वहां पर आ गई और तुरंत सबको डिटेन वगैरह करके वहां से हटा दिया गया। अब यहाँ पर ऐसा है कि उस वक्त मामला वहां पर बड़ा विस्फोटक था, मतलब ये हटाए जाने के बाद में, हालांकि सरकार की तरफ से जो जगह जगह प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, ऐसी खबरें आ रही थी, बहुत छन छन कर खबरें टीवी पर दिखाई जा रही थी। और लेकिन जो डाउनटाउन जैसे इलाके हैं, कुछ पुराने श्रीनगर के इलाके थे, वहां पर हिंसा भी हुई थी, झड़पें भी हुई थी, पथराव भी हुआ था। तो ऐसे में पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो इसलिए बहुत सारे एहतियात बरत रही थी, बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन ले रही थी। और इसी के तहत जब ये लोग वहां पर दिखे और इस तरह से तिरंगा यात्रा वगैरह निकालते हुए दिखे, तो फिर पुलिस ने तुरंत उनको डिटेन कर लिया और वहां से उनको हटा दिया जाए। क्या दिक्कत थी सर? पुलिस प्रोटेक्शन भी तो दे सकती थी कि हाँ आप निकाल लीजिए। हाँ बिल्कुल दे सकती थी, अब लेकिन ये अब उनका अपना विवेक था कि निकाली जा रही थी ना, तिरंगा ही था हाथ में। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, क्योंकि तिरंगा तो वैसा अगर अनुच्छेद 370 नहीं भी हटाया जाता तब भी मेरा मानना है कि तिरंगा वहां पर फहराया जा सकता था, क्यों रोक होती तिरंगा फहराए जाने की। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि इससे कुछ ट्रबल हो सकता है, इससे कुछ लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ सकता है, तो इस डर के साथ या इस आशंका के साथ मुझे लगता है कि इन्होंने ये एक्शन नहीं लिया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक था, पुलिस कुछ देर तक साथ में चलती और ये निकाली भी जा सकती थी, लेकिन ये निर्भर करता है उस अधिकारी के विवेक पर जो उस जगह का इंचार्ज था, तो उसने ये फैसला किया। अच्छा सर, बुरहान वानी पर आते हैं। बुरहान वानी ने एक वीडियो जारी करके संदेश दिया था कि भी कश्मीरी पंडित यहाँ के बच सकते हैं। उसका धर्म से कोई बहुत लेना देना भी नहीं था, ठीक है। फिर कैसे ऐसा क्या मतलब रहा कि वो इस तरीके का एक्सट्रीमिस्ट रास्ता अपना लिया, बुरहान वानी ने आतंकी बन गया? देखिए, बुरहान वानी की अगर मैं बात करूं तो बुरहान वानी दरअसल जो है वो एक सोशल मीडिया का क्रिएशन रहा है, उसकी उत्पत्ति रही है। कई लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि बुरहान वानी ने अपने मिलिटेंट करियर के दौरान एक गोली तक नहीं चलाई। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, अब इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हाँ हाँ, कईयों का ऐसा कहना कि, लेकिन ये था कि वो एक बड़ा चेहरा बन गया था कर्टेसी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था और उसका एक करिश्मा हो गया था जो बड़े पैमाने पर कई कश्मीरी युवकों को अपनी तरफ वो खींच रहा था और कई लोग उसको हीरो मानने लग गए थे। तो ऐसे में बुरहान वानी जो तमाम उस वक्त में जो भी खबरें होती थी या जो तमाम मुद्दे चल रहे होते थे उस पर वो अपने वीडियोस जारी करता था और उस पर अपनी वो बातें रखता था। जहां तक बुरहान वानी के मिलिटेंसी में शामिल होने का सवाल है तो उसके बारे में मैंने विस्तार से लिखा है कि किस तरह से उसके भाई के साथ में इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद वो उससे बड़ा प्रभावित हुआ और फिर उसने मिलिटेंसी ज्वाइन करने की कोशिश की। एक बार उसके साथ बैड इंसिडेंट हो गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में उसके भाई का। तो अदरवाइज बुरहान वानी शुरुआत में कोई भी किसी भारत के किसी भी शहर का जो एक आम कॉलेज गोइंग लड़का होता है उस टाइप का था, जो कि अच्छा दिखने में स्टाइल मारना है, उसको अच्छा दिखना है, दोस्तों के साथ घूमना है, उस टाइप का वो लड़का हुआ करता था जिसको कि ज्यादा कुछ राजनीति वगैरह से इतना ज्यादा कोई सरोकार नहीं था और इन तमाम एक्सट्रीमिज्म से उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन उसके घर में ही उसके करीबी लोगों के साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद उसका एंटीना उस ओर मुड़ गया और उसने फिर जो है धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना शुरू किया और सोशल मीडिया का उसने इस्तेमाल किया लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, बाकी युवाओं को, और अपने संदेश बाहरी लोगों तक पहुंचाने के लिए या ब्रेन वॉश करने के लिए, जो भी आप हैं। अच्छा सर, उसकी मौत पे जब उसको दफन किया जा रहा था तो करीब 1.5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। क्या लगता है आपको, कौन लोग थे वो, किनकी भीड़ जमा हुई थी? क्या आम नागरिक थे या फिर वही बात कि पॉलिटिकली सब कुछ मोटिवेटेड था, कुछ पॉलिटिकल लोगों के उनके आदमी थे, या कौन लोग थे वो, क्या लगता है आपको? नहीं, जो देखिए वहां पर उसको जब दफनाया गया तो दूर दूर से कश्मीर के लोग आए, मतलब नॉर्थ कश्मीर से भी लोग आए, साउथ कश्मीर से भी लोग आए और ये वो तमाम लोग थे जो कि आम कश्मीरी हम कह सकते हैं, ये आम कश्मीरी थे। इसमें हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी क्राउड को मोबिलाइज करवाया हो,
खास करके PWP जैसी पार्टीज इसमें कोई भूमिका रही होगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमने बात की कई लोगों से, तो ये पता चला कि कई लोग खुद ब खुद जो है आए थे, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इसने सोशल मीडिया के जरिए एक अपना करिश्मा पैदा कर दिया था, और ये उस इमेज में नहीं फिट बैठता था जो हम ट्रेडिशनली आतंकियों की इमेज हमारे दिमाग में है। ये किसी भी कश्मीरी के लिए बगल के घर का बच्चा लगता था, या हमारे इर्द गिर्द का रहने वाला जो है ना, उस टाइप का कोई लगता था। ये बातें भी जो है बड़े सलीके से कहता था, ये धार्मिक कट्टरता भी नहीं दिखाता था। ये जो बात करता था तो उस वक्त वो बड़ी अपीलिंग लगती थी, और ऐसे में इसने सारी चीजों ने इसके करिश्मे में इजाफा किया, और ये एक पोस्टर बॉय बन गया जो है कश्मीर में नई मिलिटेंसी का। आप कश्मीर की मिलिटेंसी को दो तरह से देखिए कि एक पुरानी मिलिटेंसी थी जो 90 के दशक में या फिर इस सदी की शुरुआत तक जो थी, और अभी इस सदी के जो दूसरे दशक की मिलिटेंसी है उसके पोस्टर बॉय के तौर पर बुरहान वानी को देखा जा सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी विचारधारा से आम कश्मीरी प्रभावित था, पसंद करता था उसको? मैं फिर आपको कहूंगा कि इसमें जो है हम जनरलाइज नहीं कर सकते, कश्मीर के किसी भी विषय पे कहा कि आम कश्मीरी इकट्ठा हुए थे, दिस और दैट में नहीं तौल सकते, आप दिस एंड दैट में कह सकते हैं। हाँ, एक बड़े पैमाने पर एक कंसिडरेबल लेवल पे उसकी फॉलोइंग अच्छी थी, उसकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग अच्छी थी, उसकी जमीन पर उसके लोगों की फॉलोइंग अच्छी थी बुरहान वानी की। ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। जो तस्वीरें हमने देखी, जो खबरें हमने पाई, जो ग्राउंड पर हमने बात की, तो इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं? सवाल यह है कि क्या सारे कश्मीरी जो है वो बुरहान वानी को अपना हीरो मानते थे? तो मैं कहूंगा कि नहीं। नहीं, सारे की बात तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 1.5 लाख लोग तो मानते रहे होंगे, या 1.5 लाख में 1 लाख लोग। ये बिल्कुल जो लोग आए थे वो उसको एक नायक के तौर पर समझते थे, या ऐसे लग रहा था कि वो उनकी ही बात कर रहा है या उनके बगल का बच्चा है। इन भावनाओं से प्रभावित होकर आए थे उसमें। कश्मीरी पंडितों को उसने कहा था कि वो आए और यहाँ बसें, वो किस तरीके से, मतलब इस पर थोड़ा बताइए कि क्या चाह रहा था? कश्मीरी पंडितों के प्रति बुरहान वानी का जो रवैया था वो हार्श नहीं था, वो उग्र नहीं था। उसका ये कहना था कि जो कश्मीरी पंडित जो 1990 का जो एक्सोडस हुआ था, उसमें जो लोग कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भाग गए थे, वो वापस आए और वो वापस अपने अपने घरों में रहे जहां पर वो पहले रहते थे। जैसे कि हिंदू मुस्लिम के घर अलग अगल बगल में है, कश्मीरी पंडित भी रह रहे हैं, कश्मीरी मुस्लिम भी रह रहे हैं, और अलग से कोई ऐसी बस्ती उनके लिए कोई कॉलोनी नहीं बनाई गई थी। तो उसका ये कहना था कि जैसे इजरायली स्टाइल की जो कॉलोनीज होती हैं, जहां पर कि आप 4 दीवारी के बीच में आपकी कॉलोनी होगी, आपका घर 4 दीवारी के बीच होगा, उसके चारों तरफ जो है सुरक्षा कर्मी होंगे, और आपकी जो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होगी। तो उसका कहना था कि इस तरह के कश्मीरी पंडितों के वसायत के वो खिलाफ है। हाँ, जो इनके ट्रेडिशनली कश्मीर में घर रहे हैं, जो सैकड़ों सालों से जो कश्मीर में बसे हुए हैं, ऐसे लोग जो घर छोड़कर चले गए थे 1990 के दशक में डर के मारे, तो वो आकर रहे। उसने तो ये तक कहा था कि हम लोग उनको सुरक्षा देंगे, ये बात भी उसने कही थी। ये तो जब एक्सोडस हुआ था तब भी तमाम, आपने अपनी किताब में ही जिक्र किया है, ठीक है, तब भी तमाम लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि आप रुकिए, हम सुरक्षा देंगे, लेकिन जब उन पर हमला हुआ तब कोई नहीं आया सामने। जहां कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर कि विश्वास कैसे जमेगा कि अगर कश्मीरी पंडित उनके कहने पे जाते या अभी जाते हैं तो सुरक्षा कैसे मिलेगी? या सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर विश्वास की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी मैंने संजय टिक्कू से बात की, जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता हैं, वहां पर श्रीनगर में ही रहते हैं। तो अभी भी करीब 800 के करीब कश्मीरी पंडित अभी भी वहां कश्मीर वादी में रह रहे हैं। तो अब ऐसे में जो है ये सवाल उठता है कि ये लोग क्यों नहीं डर के भागे, या ये लोग वहां पर क्यों, या क्या इनको नहीं लगा कि जो है जैसे बाकी कश्मीरी पंडितों को मार डाला गया या उन पर हमले हुए, इनके ऊपर नहीं होगा। तो दोनों तरह की केस स्टडीज हमको देखने मिली कि कई ऐसे भी कश्मीरी पंडित थे जिनको कि उनके पड़ोसियों ने बचाया। संजय टिक्कू के मामले में जो है, संजय टिक्कू के एक रिलेटिव का नाम वहां के लिस्ट में आ गया था। लोकल जो आतंकी कमांडर था उसने जो लिस्ट तैयार की थी तो उसमें उसका भी नाम था।
तो वहीं से एक मस्जिद से किसी ने इसको टिप ऑफ दे दिया जो है संजय टिक्कू की, भाई तुम्हारे इस रिश्तेदार का भी नाम है तो इसको भगा दो यहाँ से, तो ऐसे बचाए। तो दोनों तरह के मामले हैं जहां पर कि इर्द गिर्द के लोगों ने समर्थन भी किया और रक्षा भी की। दूसरी तरफ कई ऐसे मामले थे जहां पर कि पड़ोसियों ने सामने से तो बोला कि आप मत भागिए, हम आपके साथ में हैं, लेकिन जब आतंकियों ने हमला किया तो वो बचाने के लिए नहीं आए। या कई जगहों पर तो कई मामले ऐसे हुए जहां पर कि खुद पड़ोसियों ने जो है मिलिटेंट्स को जानकारी दी कि देखो ये यहाँ पर छुपा हुआ है। अभी आपने जो एक फिल्म देखी कश्मीर फाइल्स, उसमें एक जिक्र है कि कैसे वो अनाज के उस क्या बोलते हैं उसको, उस कैबिनेट के अंदर वो आदमी जो छुप कर बैठा हुआ था, उसका पड़ोसी जो अनाज का दाना बिखरा कर हिंट देता है आतंकियों को कि ये देखिए ये इसके अंदर छुपा हुआ है। तो ऐसे भी मामले हुए जहां पर पड़ोसियों ने ही मरवा दिया। कई ऐसे मामले हुए जहां पर पड़ोसियों की नजर जो है कश्मीरी पंडितों के प्रॉपर्टी पर थी और उनको एक ये मौका नजर आया कि इसी बहाने अगर इनको भगा देंगे तो इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सकता है। अब कई कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज जब वो छोड़कर चले गए तो उनकी प्रॉपर्टीज पर उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कब्जा कर दिया। अब ये लोग वापस आते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उस प्रॉपर्टी को वापस हासिल करने के लिए। उसकी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा सर, जब 370 खत्म किया गया तो लद्दाख रीजन में जो 2 जिले हैं, एक कारगिल है एक लेह है, तो लेह तो शांतिपूर्ण रहा, कारगिल में विरोध प्रदर्शन हुए। क्या कारण इसके पीछे आप देखते हैं कि एक जिला, दोनों ही लद्दाख क्षेत्र के हैं लेकिन एक जिला शांतिपूर्ण है एक नहीं है, क्या रीजन देखते हैं इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, कारगिल के साथ देखिए दिक्कत ये कि जो कारगिल के लोग हैं वो अपने आप को कश्मीरी कहते थे। अच्छा। अब वो कश्मीर में रहे नहीं क्योंकि कश्मीर को कारगिल से अलग कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि हमारी कश्मीरियत हमसे छीन ली गई। तो सबसे बड़ा इश्यू जो कारगिल के लोगों का है वो भावनात्मक और वो आइडेंटिटी का है। उनका कहना था कि हमारी आइडेंटिटी जो है एक कश्मीरी आदमी की है। ऐसा क्या था सर कि कारगिल के लोग अपने को कश्मीरी समझते हैं और लेह के लोग यार मतलब वो ठीक है? इसके पीछे डेमोग्राफिक रीजन है। अपने को इसके पीछे डेमोग्राफिक रीजन है, इसके पीछे डेमोग्राफिक कारण है। जो लेह लद्दाख के लोग हैं वहां पर जो बहुतायत है वो बौद्ध धर्म के लोगों की है। वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। जो कारगिल में जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम समुदाय की है। अच्छा। और ये जो कारगिल का मुस्लिम समुदाय है वो अपने आप को कश्मीर से ज्यादा आइडेंटिफाई करता है। अच्छा। तो ऐसे में उनको ये लगा कि भाई हमको यहाँ पर डाल दिया गया, कश्मीर से हमको अलग कर दिया गया, जबकि हम तो हैं कश्मीरी और हमारी कश्मीरियत हमसे छीन ली गई। तो ये उनकी सबसे बड़ी आपत्ति है। कश्मीरियत तो कश्मीर में रहने वालों की है, उसका धर्म से क्या लेना देना? जो कश्मीर में रह रहा है वो कश्मीरी है, उसके अंदर कश्मीरियत है, उसका धर्म से क्या लेना देना? ये बात बिल्कुल सही है। हम और आप ये मान सकते हैं आधार पे अपने को कश्मीरी समझना या कैसे रिलेट करना मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे कोई रिलेट? बिल्कुल, कश्मीरियत तो देखिए, कश्मीरियत कश्मीरी पंडित की भी है, वही तो कश्मीरियत जो है कश्मीर के मुसलमानों की भी है। कश्मीरियत अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर में जो कारगिल में रहते थे उनकी भी थी, कश्मीरियत जो लद्दाख में रहते थे उनकी भी थी। लेकिन इनको पॉलिटिकल डिस्कोर्स ने अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। अब जो कश्मीरियत की बात करते हैं तो प्राइमरली जो है आज जो कश्मीर वादी में रहने वाले जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों की कश्मीरियत नहीं है? बिल्कुल है, तो उनकी भी है। लेकिन आज जब कश्मीरियत की बात होती है तो फोकस जो है कश्मीरी मुसलमानों पर ही रहता है, या वही सबसे ज्यादा जो है मतलब इस बात को पुरजोर तरीके से कहते हैं कि खास करके अगर मैं कारगिल की बात करूं तो कारगिल के मुसलमान कहते हैं कि हमारी कश्मीरियत जो है हमसे छीन ली गई है क्योंकि अब हम ज्योग्राफिकली कश्मीर का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्या रीजन रहा सर कि थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी आते हैं, क्या रीजन रहा कि लद्दाख को जो है उसको विधानमंडल नहीं रखा गया वहां पर, जबकि जम्मू और कश्मीर में रखा गया? तो वहां विधानमंडल ना रखने का या उसके क्या रीजन देखते हैं? उसको पूर्ण रूप से यूनियन टेरिटरी बनाने का क्या रीजन है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक तो रीजन ये हो सकता है कि वहां पर जो पॉपुलेशन है, अभी तो आंकड़े ऑफ हैंड मेरे पास में नहीं है, लेकिन जनसंख्या वाइज जो है वो इलाका काफी मतलब छोटा है, मतलब जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्रफल में बड़ा हो सकता है। मेरे ख्याल से 2.25 लाख है वहाँ की जनसंख्या, 2,75,000 के अराउंड है।
जी, तो बिल्कुल इस इतनी कम जनसंख्या है वहां पर। दूसरा ये कि एक इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीजन भी हो सकता है, क्योंकि चाइना से बिल्कुल सटा हुआ है वो इलाका, जो चीन के साथ में हमारी सीमा है, जो जिसको लेकर विवाद हो रहा है, चल भी रहा है, जिसको लेकर झड़पें हुई हैं वहां पर। तो मुझे लगता है कि एक ये कारण है जिसकी वजह से केंद्र सीधा कंट्रोल जो है वहां पर चाहता है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहां के प्रशासन पर, और इसके लिए वहां पर कोई लेजिस्लेचर नहीं रखा गया है, वहां पर कोई विधानसभा नहीं दी गई है। खैर, अगर सीमा टच होने की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन से पाकिस्तान टच करता है। खैर, आपको लगता है कि आईसिस की प्रेजेंस है कश्मीर में? आईसिस की प्रेजेंस तो नहीं है, जो उसके संगठन की प्रेजेंस नहीं है, लेकिन हाँ, आईसिस के सिंपैथाइजर जरूर हैं वहां पर, जो कि आईसिस से सहानुभूति रखते हैं। पास्ट में ऐसे कुछ मामले आ चुके हैं, और कुछ ऐसे मामले आए जहां पर आईसिस के झंडे वगैरह दिखाए गए, लेकिन वो लोग, हम तकनीकी तौर पर उनको आईसिस का सदस्य नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा वो झंडे वगैरह दिखाने का काम उन्होंने दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को या प्रशासन को चिढ़ाने के लिए किया था। अच्छा। कि जो है हम आईसिस के लिए काम कर रहे हैं, और आईसिस ने अब कश्मीर में भी जो है अपने कदम रख दिए हैं, बट अब तक ऐसे कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिले। हालांकि आईसिस का उद्देश्य ये भी है कि कश्मीर में भी उनकी प्रेजेंस हो, लेकिन अब तक कोई ठोस ऐसे सबूत नहीं मिले कि आईसिस की वाकई में कश्मीर में प्रेजेंस है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर आईसिस से सिंपैथाइज करने वाले, उनसे सहानुभूति रखने वाले कुछ लोग जरूर हैं, और वो आईसिस का झंडा वगैरह भी लगाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी उससे जुड़ा हुआ पोस्ट कर देते हैं। वो सारी चीजें होती रहती हैं, कई बार हुई हैं, लेकिन आईसिस एज ए संगठन जो है वहां पर फिलहाल अपने उसने पैर नहीं पसा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित जी, जिन्होंने कश्मीर के बारे में कई ऐसी चीज़ें बताई जो हमें अदरवाइज नहीं पता थी। अपनी किताब में भी इन्होंने इन चीज़ों को मेंशन किया है, और मैं कहूँगा कि इनकी किताब जो है वो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, इसलिए आप ज़रूर एक बार पढ़िए उसको। आपको पढ़ करके ज़रूर ऐसा लगेगा कि शायद आप खुद वहाँ पर प्रेजेंट हैं और आपके साथ वो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इसी के साथ इस हफ्ते का ये सॉफ्ट कवर अपना कार्यक्रम हम ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर किसी एक किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे शिव कुमार पांडे और द प्रिंट की हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।